In the last video, I talked about the Council of Ministers in state. Now, in this video, I'm going to cover the Attorney General of India as well as the Advocate General of State. Attorney General ये इंडिया पूरे यूनियन के सबसे टॉप लॉयर होते हैं और एडवोकेट जनरल हर एक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये पर्सन पूरे स्टेट के सबसे टॉप मोस्ट लॉयर होते हैं, राइट। जैसे प्रेसिडेंट पूरे यूनियन का होता है, गवर्नर एक स्टेट का होता है, राइट। प्राइम मिनिस्टर पूरे यूनियन का होता है, चीफ मिनिस्टर पूरे एक स्टेट का होता है। उसी तरह से अटॉर्नी जनरल पूरे इंडिया का होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एडवोकेट जनरल एक स्टेट का होता है, तो इन्हें बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और हर एक स्टेट के एक एडवोकेट जनरल है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दीज टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और जिस पोस्ट को एक स्टैट्यूट से बनाया गया है, मतलब एक लॉ पास करके उसे बनाया गया है, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बिकॉज दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो देयर ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। As I just told you, he is the highest law officer in the country. मतलब इनसे ऊपर पूरे इंडिया में कोई लॉयर नहीं होता है। It is the top most office for the lawyer in India, Attorney General of India. And he holds office during the pleasure of President. ये holds है, okay? I highlighted it in PPT. So he holds office during the pleasure of the President. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एंड प्रेसिडेंट ही डिसमिस कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर कभी मेंशन हुआ कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इवन इट इज द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। अगर ये आया ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसका मतलब यही है कि उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है। ऑल्दो इट इज अ नॉमिनल अपॉइंटमेंट बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम ये 10 से ज्यादा बार, आई थिंक 50 बार मैं ये बोल चुका हूँ, राइट। तब तक आपको पता हो जाना चाहिए। बट नॉमिनली इसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को भी जो यहाँ पे मेंबर होते हैं, जो यहाँ के अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है। इसलिए बोल रखा है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इन्हें निकाल भी प्रेसिडेंट ही सकता है अपनी पोस्ट से। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा नहीं बता रखा, ठीक है, डज नॉट फिक्स एनी टर्म कि इनका ऑफिस कितने साल का होगा। जैसे हमें पता है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो 5 साल का होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस का कुछ मेंशन नहीं है कि कितना टर्म होना चाहिए, कैसे इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए, ठीक है, अगर इन्हें पहले निकालना चाहिए तो कैसे होगा, तो ये कुछ मेंशन नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होता है उसी टाइम पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिजाइन कर देते हैं, फिर नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। ऑल्दो इनकी टर्म एक्सटेंड भी हो सकती है क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती रहती है। जो ये जेंटलमैन है, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंटली, और इनका नाम है आर वेंकट रमनी। और इन्होंने 2023 में ही अपना ऑफिस होल्ड करा है, 1 जनवरी 2023। इनसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था वेणुगोपाल। ठीक है, अब उनका भी टर्म एक्सटेंड हुआ है, बट हमने देखा है कि अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है वो एक्सटेंड करा दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज कुछ अटॉर्नी जनरल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और वो गवर्नमेंट को फायदा देते हैं। अभी हम देखेंगे उनकी ड्यूटीज क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट को काफी फायदा मिलता रहता है, इसलिए उनका टर्म एक्सटेंड होता रहता है। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है इनका टर्म। ठीक है, ये 1 साल के लिए भी आ सकते हैं, ये 5 साल के लिए भी आ सकते हैं, ये 10 साल के लिए भी आ सकते हैं। तो टर्म और अपॉइंटमेंट पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें बस इतना याद होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही इन्हें निकाल सकता है अपने ऑफिस से। कोई इनका फिक्स टर्म नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि इन्हें किस ग्राउंड पे रिमूव करना चाहिए या फिर कैसे रिमूव करना चाहिए। ठीक है,
हाँ, बट ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपना। ये रेजिग्नेशन किसे देंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। सो ही मे रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। इतना तो सिंपल है, तो बहुत सिंपल था। अब इनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। जो एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वो ही सेम एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या एलिजिबिलिटी होती है वो हम पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की या तो ये होती है कि 10 साल वो हाई कोर्ट के जज हो, या फिर 10 साल वो हाई कोर्ट के एक प्रोमिनेंट या सीनियर एडवोकेट हो, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की एक एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, 10 साल या तो वो हाई कोर्ट के जज हो, या फिर वो बहुत अच्छे एडवोकेट हो 10 साल, और फिर या फिर वो कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो। तो तब प्रेसिडेंट उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज बना देता है। तो वही एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि या तो वो 10 साल हाई कोर्ट के जज हो, या फिर 10 साल एक बहुत अच्छे लॉयर हो, एडवोकेट हो, या फिर वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। तो ये उनकी एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, तो क्या था, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। मतलब इनका अपॉइंटमेंट और जो इनका रेजिग्नेशन है वो सब प्रेसिडेंट ही एक्सेप्ट करेंगे। ये इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। मतलब 10 साल एडवोकेट, या फिर 10 साल लॉयर, या फिर 10 या फिर कोई एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो ये भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इनकी फिक्स टर्म नहीं है, तो ये 1 साल के लिए भी आ सकता है, 5 साल के लिए भी आ सकता है, 10 साल के लिए भी आ सकते हैं, और ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। अब हम देखते हैं इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब ये इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर है, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है। तो इनका फंक्शन क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को डिफेंड करना, जिस केसेस में गवर्नमेंट पार्टी है उसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ना, यही तो फंक्शन होगा, बस इतना ही है। तो give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president। अब मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, बट इस कानून में मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्शन हो कि ये कानून सही नहीं है, या फिर है, या फिर इसमें क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जो मैटर है ये पूरा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिफर कर देंगे, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक लीगल पॉइंट बताएंगे कि हाँ आपको इस टाइप से थोड़ा कानून बनाना चाहिए, लीगैलिटी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वाला कानून सही रहेगा, ये वाला आप पार्ट हटा दीजिए या फिर ये वाला ऐड कर दीजिए। तो ये सब जो एडवाइस होती है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं गवर्नमेंट को। या फिर लीगल कैरेक्टर की कोई और भी ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट असाइन कर देता है इन पे, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है बाहर के देश के साथ, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे साइन कर सकते हैं, क्योंकि ही इज द टॉप लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, और ये बाहर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन एक होती है, उसमें एक होता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो कंट्रीज के बीच में केस होता है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होता, इसमें दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो इंडिया को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई और भी लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है जैसे गवर्नमेंट चाहे, बट नॉर्मली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कोई भी लीगल करेक्टर की ड्यूटी हो सकती है जो गवर्नमेंट इन्हें दे दे या प्रेसिडेंट दे दे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कुछ ड्यूटीज है वो डिस्चार्ज करना। कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे इतनी कुछ ऐसी ड्यूटीज नहीं है, बस यही है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अपेयर होना कोर्ट में। ठीक है, अगर जिन केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ केरला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस करा गया था केरला ने, सीएए के मैटर पे भी करा था। ठीक है, तो उसमें पार्टी कौन था? उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किसने करा था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज होती है। जिन जिन केसेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी होती है, ठीक है, इन्वॉल्व होती है, उन केसेस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एक ये है कि टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 143। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 143 में है क्या। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट के टाइम पे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स क्या होती है, राइट। जुडिशियल पावर्स में प्रेसिडेंट की क्या थी? एक तो वो पार्डन कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते थे, उसे रेमिट कर सकते थे, रिप्यूट कर सकते थे, ये सब हमने देखा था। दूसरी उनकी पावर थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, किसी भी ओपिनियन के ऊपर एडवाइस मांग सकते थे।
चाहे वो लॉ की हो या वो फैक्ट की हो। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकते थे, ये हमने प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स में देखा था। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलेंगे और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस मांगेगा। तो ये अंडर 143 आर्टिकल में इनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एक वो मांग रहा है, राय मांग रहा है कि हाँ ये चीज है तो इस पे कैसा करना चाहिए, तो वो जो प्लेन टू जो वो राय का फॉर्मल प्रोसीजर होगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ही होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कोर्ट से वो मांगेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताएगी। तो ये एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो गई। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही केस लड़ते हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी होती है, बट ये कभी कभी हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले। हर केस में नहीं, ठीक है, हर केस में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ केसेस में करते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बोले। तो ये इनकी थर्ड ड्यूटी हो गई। तो सिंपल था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना किसी भी लीगल मैटर पे जो प्रेसिडेंट इनसे पूछे, या फिर प्रेसिडेंट को चाहे तो कोई और लीगल करेक्टर की ड्यूटी बता दे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो या फिर आईसीजे में रिप्रेजेंट करो इंडिया में, या फिर कोई भी कुछ भी फॉर्मल चीज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना, जैसे अगर 143 में आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस ले रहा है, लीगल एडवाइस, चाहे वो लॉ पे हो या फिर फैक्ट पे हो, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे। तो एक लीगल ड्यूटी ये हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केसेस में रिप्रेजेंट करना कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे। तो ये कुछ उनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस होते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती क्यों है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलूं, वो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट को भी तो एक लॉयर चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर दिया तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को एक पर्सनल लॉयर होते हैं। अब हम देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की राइट्स क्या होती है और उनकी लाइबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस भी होती है उनके ऊपर, मतलब वो उनका मन जो भी करे वो ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस भी लगा रखी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, और उन्हें कुछ राइट्स भी दे रखे हैं। तो अब हम वो देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है अगर आएगा तो। वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, बट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी चैप्टर से दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, वो ये है कि चाहे इंडिया में कोई सा भी कोर्ट हो, वो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, स्मॉल कॉज कोर्ट हो, या फिर फैमिली कोर्ट हो, ठीक है, या फिर सेशन कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो उसकी प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकता है अगर वो चाहे। सो ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, वो अगर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है तो वो वहां पे ऑडियंस बन के, ठीक है, देख सकते हैं कि कैसे प्रोसीडिंग हो रही है। ठीक है, ना तो कोई जज ना कोई एडवोकेट उन्हें बोल सकता है कि आप यहाँ पे कोर्ट रूम में क्यों हो, इसमें तो आपका कुछ मैटर ही नहीं है। वो उनकी राइट है, वो किसी भी कोर्ट में घुस के उसकी प्रोसीडिंग को देख सकते हैं, उसका ऑडियंस बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। दूसरा राइट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस में जाके उनकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये ना लोकसभा के होते हैं ना राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये लोकसभा में भी आ सकते हैं, राज्यसभा में भी आ सकते हैं। अगर दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग हो तब भी आ सकते हैं। हो सकता है किसी कमेटी बने, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसमें इनका नाम आया, ये उसमें भी आ सकते हैं और ये सब बोल भी सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रॉपर, बट इनके पास एक राइट नहीं है इसमें, ये वोट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमने देखा मिनिस्टर्स के पास भी राइट होता है कि वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सके, बट वो उसी हाउस में वोट कर सकता है जिसका वो मेंबर होता है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा ही है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी यही है, वो किसी भी हाउस में पार्ट तो ले सकता है, ठीक है, स्पीक बोल भी सकता है किसी मैटर पे, बट वो वोट नहीं कर सकता किसी भी हाउस में, क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर ही नहीं है। हाँ, अगर वो किसी हाउस का मेंबर होता तो वो वोट भी कर सकता था, बट ये मेंबर ही नहीं है तो वोट कैसे मिलेगा इन्हें? ठीक है, तो इन्हें वोट नहीं मिलता, बट ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस एंड नॉट जस्ट द हाउसेस इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस एंड एनी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें इनका नाम आया हो। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
फंक्शन और राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, जो वो लोग वहां पे बैठते हैं वो एमपी होते हैं। ठीक है, तो इनके जो इम्यूनिटीज है या फिर प्रिविलेजेस है कि हमें पता है कि एमपी को क्या सैलरी मिलती है, या फिर उन्हें एडिशनल अलाउंसेस भी मिलते हैं, उन्हें गाड़ी मिलती है, उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलते हैं, वही सारी प्रिविलेजेस, वही सारी इम्यूनिटीज इन्हें भी मिलेगी। ठीक है, तो जो एमपी की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती है ये सब हम पढ़ चुके हैं क्या क्या होती है। जो इन्हें मिले, जो एमपी को मिलेगी वही सेम immunities or privileges अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दी जाएगी। सो ही एंजॉयज ऑल द immunities and privileges that are available to the member of parliament। सिंपल है ये भी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे हमें पता है यूपीएससी में सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं वो लोग सेलेक्ट होकर, सिविल एस्पिरेंट्स। तो ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं होते, ये गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करते, ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इनका कोई फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट जब भी चाहे वो इन्हें बुला दे। ठीक है, इन्हें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठना है गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं है। जब जब गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी तब तभी ये आएंगे। तो ये फुल टाइम गवर्नमेंट के काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं होती, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। और इसकी ही वजह से ये अपनी लीगल प्रैक्टिस प्राइवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं लगी हुई कि ये अब गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जब ये गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इनकी टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट के लिए ही होगी। ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, बट अगर ये चाहे जब ये फ्री हो या ये गवर्नमेंट को किसी केस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। ठीक है, तो इनकी अगर दूसरे सोर्सेस से भी अर्निंग आ रही है इट्स ओके। ठीक है, गवर्नमेंट तो सैलरी दे रही है एमपी वाली, बट अगर ये कहीं और से भी कमा रहे हैं सो इट्स ओके, ही कैन डू हिज प्राइवेट प्रैक्टिस, बट प्रायोरिटी हमेशा गवर्नमेंट के लिए ही रहनी चाहिए। सो ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस है। बहुत सिंपल है, अब ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ब्रीफ नहीं रख सकते, कोई दुश्मनी नहीं रख सकते किसी गवर्नमेंट एमपी या फिर किसी के लिए भी इन्हें कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, उनके लिए ही काम करना है। सो एक लिमिटेशन है इनके ऊपर, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन जब इन्हें पता हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत है, ये पॉलिसी उनकी गलत है, ये उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, बट पब्लिकली उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, कोर्ट में उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज ही वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट। सो वॉट एवर मे बी द पॉइंट, इवन इफ द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, इवन इफ द गवर्नमेंट इज राइट, he has to stick to the government. So that is the limitation put on the Attorney General of India. अब किसी केस में जिसमें गवर्नमेंट पार्टी है उसमें ये अक्यूज पर्सन, जिसमें गवर्नमेंट ने जिसके अगेंस्ट केस करा है, ठीक है, जो अक्यूज पर्सन है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो उससे भी डिफेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस हुआ था, ठीक है, उसमें जो रेपर्स थे जिन्होंने रेप करा था, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उन्हें डिफेंड नहीं करेंगे। तो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये अक्यूज को डिफेंड नहीं करेंगे, ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब इस लिमिटेशन को आप इस राइट से कंपेयर मत करिएगा। ये अपनी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेट, ठीक है, बट किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में किसी भी अक्यूज पर्सन को डिफेंड नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो पहले इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। और एक लास्ट लिमिटेशन ये है कि इन्हें अपॉइंटमेंट किसी भी डायरेक्टर के लिए एक्सेप्ट नहीं करनी होगी। मान लीजिए ये किसी कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, उसका अपॉइंटमेंट आता है, तो वो अपॉइंटमेंट इन्हें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर परमिशन लेंगे तो ठीक है, इट्स ओके, बट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कैन नॉट एक्सेप्ट नॉमिनेशन एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ राइट्स एंड लिमिटेशन है। क्या क्या राइट है? ये पूरे इंडिया के कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ऑडियंस की तरह है। ठीक है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में वो बोल सकते हैं ये, बट वोट नहीं कर सकते। ठीक है, जो एमपी के ऊपर इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस होती है वही इन्हें मिलती है। ये सिविल सर्वेंट नहीं होते, ठीक है, ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते गवर्नमेंट के, और इसी की वजह से ये अपनी लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है? अब लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस में ये है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी एडवाइस नहीं कर सकते, या फिर कोई ब्रीफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं रख सकते। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ही इन्हें काम करना है।
ये किसी भी डिफरेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी भी अक्यूज पर्सन को डिफेंड नहीं करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और ये डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी कंपनी में या कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे इनके ऊपर। अब मैंने बताया अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज बताई थी, उनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें बहुत टाइम नहीं मिलता, ठीक है। कभी कभी इतने सारे केसेस होते हैं गवर्नमेंट के जिसमें पार्टी होती है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इन्हें रिप्रेजेंट करना होता है गवर्नमेंट को, तो बहुत सारी ड्यूटीज देखी हमने इनकी, ठीक है। कभी कभी हाई कोर्ट में भी जाना होता है, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ता है। तो इसलिए ही इन्हें असिस्टेंट चाहिए होते हैं जो इनको असिस्ट करे इनकी लीगल ड्यूटीज या इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने में, और वो असिस्टेंट होते हैं इनके सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों की ही पोस्ट का कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। दो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका काम अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने में होता है, ठीक है। और दो इन्हें जो सैलरी मिलती है वो पार्लियामेंट ही देती है, ठीक है। इनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दी जाती है, और इनका टेन्योर भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट ये इनका जो काम होता है ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना होता है, तो दे आर द डिप्यूटी पोस्ट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिप्यूटी पोस्ट, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, देयर ऑफिस इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका बस ये काम होता है कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करे उनकी लीगल ड्यूटीज या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जीक्यूट करने में। तो ये है हमारे सॉलिसिटर जनरल, इनका नाम है तुषार मेहता। और 2020 में इनका जो टर्म था वो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो 3 साल के लिए इनका री अपॉइंटमेंट हुआ था, फिर 3 साल के लिए फिर से इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया। तो 23 तक ये अभी तक सॉलिसिटर जनरल है, अभी किसी ने इन्हें सक्सीड नहीं करा। और इनके नीचे फिर आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या फिर जैसे हम बोलते हैं एएसजी, ये सॉलिसिटर जनरल को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप पे अटॉर्नी जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उनके नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है। और फिर नीचे आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है। तो ठीक है, ये था पूरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आपको बस ये याद रहना चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव के ही एक मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये इनका जो काम होता है मेन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी लीगल मैटर में, ठीक है। और इनके कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज देखे थे हमने। राइट्स में हमने देखा था कि ये किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग के ऑडियंस बन सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाँ, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, और किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये अक्यूज को डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये किसी भी कंपनी के टॉप डायरेक्टर नहीं बन सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये वाला टॉपिक भी मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक ऑल्दो अगर मैं एक एक करके लेता तो बहुत छोटा बन जाता, तो दोनों टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया, ठीक है। तो हमने अभी देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के टॉप पोस्ट होती है लॉयर्स में। अब हम देखेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो एक स्टेट का सबसे टॉप लॉयर होता है, सबसे टॉप ऑफिस होता है लॉयर का, ठीक है। सो ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। बहुत ही सिंपल है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट है, ठीक है। जल्दी जल्दी से प्रोसीडिंग मार के खत्म करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता था? ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ एडवोकेट जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बिकॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द state is the governor, right? So he holds the office, he holds the office during the pleasure of the governor. तो गवर्नर ही इन्हें अपॉइंट करेगा और गवर्नर ही इन्हें हटाएगा अपनी पोस्ट से, और ये अपना जो रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को ही देंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या थी? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के एलिजिबिलिटी होती है वो ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होगी? स्टेट में, स्टेट पे टॉप पे कौन होता है? हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी होती है वो ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने की एलिजिबिलिटी होती है। तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट।
अब हाई कोर्ट की क्या एलिजिबिलिटी है उसके जज बनने की, वो हम हाई कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सही से, ये डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को थोड़ा बहुत देखा है तो आप एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आंख बंद कर सकते हैं, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जगह एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी भी कोई टर्म फिक्स नहीं करी ऑफिस में कि कितने टर्म के लिए रहेंगे, 5 साल के रहेंगे, 10 साल के रहेंगे, 1 साल के रहेंगे, कुछ नहीं करा, ना कोई ग्राउंड या प्रोसीजर बताया कि इन्हें हटाया कैसे जा सकता है। तो नॉर्मली यही होता है, जब मिनिस्ट्री रहती है, जब गवर्नर रहते हैं, तो ये तभी तक रहते हैं क्योंकि ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जब गवर्नर ही नहीं रहेंगे तो इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेंटेन कर रखा है इंडिया ने। ऑल दो इनकी टर्म एक्सटेंड भी हो सकती है और वो कम भी होती रहती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। अब इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस भी वही है, ये कर्नाटक के हैं। इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस भी वही है जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती थी, बट इनकी जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस है वो एक स्टेट तक लिमिटेड रहेगी। ठीक है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई। अपॉन सच लीगल मैटर्स व्हिच आर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर, जो भी गवर्नर इन्हें मैटर देगा कि हाँ तुम्हें इसमें रिप्रेजेंट करो स्टेट में, तो ये नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, या फिर गवर्नर कोई और लीगल ड्यूटीज देती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो या फिर कोई सर्वे करो, कोई भी लीगल ड्यूटी वो गवर्नर असाइन करेगा, तो ये उन्हें करनी पड़ेगी। या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्चार्ज उनकी ड्यूटीज है, सब कुछ सेम ही है। वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना, या कभी कभी हाई कोर्ट में भी करना जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे। इनका क्या काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टी हो। ठीक है, सिंपल था। इनके भी राइट्स और कुछ लिमिटेशंस होती है। ये भी इनका भी राइट होता है कि ये स्टेट लेजिस्लेशन में पार्ट ले और उसकी प्रोसीडिंग में बोले। वोट का राइट नहीं होता, जैसे वहां पे नहीं होता वैसे यहाँ पे भी नहीं होता, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो ही डज नॉट हैव एनी राइट टू वोट, बट ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर किसी भी कमेटी में जिनका इनका नाम आए। अब यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग तो है नहीं स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ज्वाइंट सिटिंग में ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं है। और ये इनके पास सारी इम्यूनिटीज या प्रिविलेजेस होती है जो एक एमएलए की होती है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी होती है वो ही सब कुछ इन्हें मिलेगी, इम्यूनिटी सेम ही था। सो दिस वाज अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब हमने पूरा एग्जीक्यूटिव पार्ट खत्म कर दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले यूनियन में प्रेसिडेंट देखा, प्रेसिडेंट के बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा, फिर प्राइम मिनिस्टर देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा, और अभी हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया। ठीक है, तो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव सेक्शन है वो कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे पिलर्स थे, ये यूनियन आ गया। ठीक है, यूनियन के 3 पिलर, फिर स्टेट है, स्टेट के 3 पिलर थे। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, ये लेजिस्लेटिव आ गया, ये जुडिशरी हो गई। ऐसे यहाँ पे था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में हमने 5 देखे थे ऑर्गन्स, सबसे पहले प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। याद है, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब स्टेट में भी देते हैं एग्जीक्यूटिव में, स्टेट में कौन था, गवर्नर था, फिर चीफ मिनिस्टर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे स्टेट के, और एडवोकेट जनरल था। ये थे सब 4, यूनियन में 5 थे, यहाँ पे 4 थे, ये 4 भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या बचा, लेजिस्लेटिव दोनों का और जुडिशरी दोनों की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा 50-60% इंडियन पॉलिटी कंप्लीट, पूरी कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे, और पार्लियामेंट बहुत लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में खत्म हो जाए, 1-2 वीडियो में खत्म हो जाए, कम से कम 5-6 वीडियो उस पार्लियामेंट के ऊपर आएगी। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बहुत ब्रीफ में समझाने की। ठीक है, पर वो देखेंगे कि कैसा होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट।